नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे का वीडियो वायरल, डीसी रांची ने लिया संज्ञान। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे क्रिश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में क्रिश चलती हुई महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर खड़ा दिखाई दे रहा है। ये हरकत मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत दंडनीय अपराध मानी जाती है, जिसमें 1 से 10,000 रुपए तक जुर्माना या 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई है और सवाल उठाए हैं कि क्या नियम केवल आम जनता के लिए है। कई उपयोगकर्ताओं ने इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। मामले के तूल पकड़ने के बाद रांची उपायुक्त ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया है और जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने रांची पुलिस को भी टैग करते हुए पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। झारखंड की जेलों में कक्षपाल के 29 पदों पर नियुक्ति, आचार संहिता के कारण जमशेदपुर की प्रक्रिया रद्द। झारखंड की जेलों में रिक्त पदों को भरने के लिए संविदा के आधार पर कक्षपालों की नियुक्ति की जाएगी। कारा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये नियुक्ति भूतपूर्व सैनिकों के लिए होगी, जिसके तहत कुल 29 पदों पर कक्षपालों को नियुक्त किया जाएगा। इनमें 27 पद पुरुष कक्षपालों के लिए और 2 पद महिला कक्षपालों के लिए आरक्षित हैं। इस नियुक्ति की प्रक्रिया 11 नवंबर को गढ़वा जेल में आयोजित की जाएगी। जारी आदेश में कहा गया है कि ये नियुक्ति शुरुआत में 1 साल की अवधि के लिए होगी, जिसे आवश्यकतानुसार आगे बढ़ाया भी जा सकेगा। इन पदों पर नियुक्त होने वाले कर्मियों को प्रतिमाह 20,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। साथ ही उन्हें वर्ष में 20 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश भी देय होगा। इस बीच आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण जमशेदपुर में कक्षपालों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। जमशेदपुर में घाटशिला उपचुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस वजह से केंद्रीय कारा घागडी जमशेदपुर में आयोजित होने वाले नियुक्ति कार्यक्रम को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ता रहें सावधान, बैलेंस माइनस हुआ तो खुद कट जाएगी बिजली। झारखंड में अब स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ता सावधान हो जाएं। बैलेंस नेगेटिव हुआ तो स्वतः बिजली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसके लिए बैलेंस को हमेशा पॉजिटिव रखना होगा। फिर से बिजली बहाल करने के लिए पूरा बकाया जमा करना होगा। जिन उपभोक्ताओं पर अधिक बकाया है, उनके लिए किश्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। बिजली वितरण निगम ने कहा कि सभी उपभोक्ता यथाशीघ्र अपना बकाया जमा करें ताकि बिजली कटने की स्थिति से बचा जा सके। पाकुड़ में पत्थर लदा अनियंत्रित ट्रेलर कच्चे मकान में घुसा, घर में सो रहे शख्स की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के बिंदाडीह गांव में शनिवार को एक सड़क हादसे में 55 वर्षीय सकल बेसरा की मौत हो गई। पत्थर लदा एक अनियंत्रित ट्रेलर सड़क किनारे स्थित एक कच्चे मकान में जा घुसा, जहां सकल बेसरा सो रहे थे। ये घटना डांगापाड़ा शहरगांव मुख्य सड़क पर हुई। ट्रेलर पत्थर लेकर शहरगांव की ओर से हिरणपुर जा रहा था। बिंदाडीह गांव के पास चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रेलर सीधे मकान में घुस गया। सकल बेसरा मकान के अंदर मवेशियों की देखभाल के लिए सोए हुए थे। ट्रेलर पलटने से वे मलबे में दब गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और मलबे से सकल बेसरा का शव बाहर निकाला। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस अधिकारियों के साथ हल्की नोकझोंक भी की। सूचना मिलने पर बीडीओ टूडू दिलीप, सीओ मनोज कुमार और थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। डांगापाड़ा के समाजसेवी मोहनलाल भगत और अन्य लोगों के हस्तक्षेप से ग्रामीणों को शांत किया गया। प्रशासन द्वारा मुआवजे का आश्वासन दिए जाने के बाद सड़क जाम हटा लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि अक्सर पत्थर लदे वाहन तेज गति से चलते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने तेज गति वाले वाहनों पर अंकुश लगाने की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पलामू थाने में रील्स बनाना पड़ा महंगा, 2 युवकों पर एफआईआर। टाउन थाना परिसर में 2 युवकों को रील्स बनाना महंगा पड़ गया। जानकारी के अनुसार आरोपित रोहित पांडे उर्फ डेविल पांडे और सूरज कुमार ने थाना हाजत के पास मोबाइल से रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की। बाद में दोनों ने पुलिस को लिखित माफीनामा सौंपकर रील्स को डिलीट कर दिया। इसके बाद पुलिस ने चेतावनी देते हुए उन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया। शहर थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने कहा कि थाने में आकर वीडियो बनाना अनुशासनहीनता है और भविष्य में ऐसी घटना दोहराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाईबासा नक्सली हमले में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल शहीद, 2 अन्य की हालत गंभीर। शुक्रवार की देर रात झारखंड के चाईबासा जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में घायल सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर वीरगति को प्राप्त हुए हैं। नक्सलियों के द्वारा किए गए हमले में शुक्रवार की रात सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर सहित 3 जवान घायल हुए थे।
शाहिद हेड कांस्टेबल महेंद्र लस्कर असम के 9 गांवों के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर रांची लाया जा रहा है, जहां पोस्टमार्टम के बाद सीआरपीएफ कैंप में अंतिम सलामी दी जाएगी। नक्सलियों ने प्रतिरोध सप्ताह के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। शुक्रवार की रात नक्सलियों के द्वारा किए गए विस्फोट में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र लस्कर शहीद हो गए हैं। पुलिस मुख्यालय के द्वारा महेंद्र लस्कर के शहीद होने की पुष्टि की गई है। विस्फोट में सीआरपीएफ बटालियन के इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा और सब इंस्पेक्टर रामचंद्र गोगी भी गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर रात चाईबासा के मनोहरपुर प्रखंड के सारंडा जंगल में नक्सलियों के द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ 60 बटालियन के इंस्पेक्टर सहित 3 जवान घायल हो गए थे, जिसमें इलाज के दौरान ही हेड कांस्टेबल महेंद्र लस्कर वीरगति को प्राप्त हुए। मामले को लेकर चाईबासा एसपी अमित रेणु ने बताया कि सारंडा में सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 2 आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें सुरक्षा बल के अधिकारी समेत 3 जवान घायल हुए हैं। घायलों को उड़ीसा के राउरकेला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। झारखंड महिला कांग्रेस की कमान फिर से गुंजन सिंह के हाथों में। अलका लांबा ने नई प्रदेश कार्यकारिणी और 10 नए जिलाध्यक्षों के नाम किए जारी। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की नई प्रदेश कार्यकारिणी और महिला कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची जारी की। अलका लांबा ने तत्काल प्रभाव से पूर्व की झारखंड राज्य कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की वर्तमान नियुक्ति को भंग करते हुए देर रात नई प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी एवं जिलाध्यक्ष के नामों की घोषणा कर दी। ये कमेटी तत्काल प्रभाव से लागू है। झारखंड महिला कांग्रेस की कमान फिर से एक बार गुंजन सिंह को ही सौंपी गई है। नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी में अध्यक्ष के अलावा 2 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 11 महासचिव, 7 सचिव एवं 10 जिलाध्यक्ष का नाम शामिल है। नई प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी गठन के बाद अपने संदेश में अलका लांबा ने कहा कि इससे संगठन और अधिक सुदृढ़ एवं सक्रिय होगा। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त अध्यक्ष गुंजन सिंह की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस भवन रांची में नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी समिति और जिलाध्यक्षों की एक बैठक आहूत की गई है। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की फिर से कमान मिलने से उत्साहित गुंजन सिंह ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पर वो और मजबूती से खरा उतरने की कोशिश करेंगी। घाटशिला उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दलों से आचार संहिता पालन की अपील। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 45 घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से ये अपेक्षा की है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को आदर्श आचार संहिता के नियमों के पालन के प्रति पूरी तरह जागरूक करें, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। रवि कुमार निर्वाचन सदन रांची में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दल अपने BLA 1 और BLA 2 की नियुक्ति कर उनके विवरण सक्षम अधिकारियों को शीघ्र उपलब्ध कराएं, जिससे उपचुनाव के दौरान समन्वय स्थापित करने में सुविधा हो। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि उपचुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरों के माध्यम से वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं पर बनाए गए चेक पोस्टों पर भी CCTV से निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में आयोग द्वारा जारी क्या करें क्या ना करें निर्देश, प्रेस नोट की प्रति, मतदान केंद्रों पर स्वीकार्य वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची तथा उपचुनाव संबंधित दिशा निर्देश साझा किए गए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिले सुझावों पर रवि कुमार ने कहा कि आयोग के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। धनबाद झरिया के मां मंगल चंडी मंदिर में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। झरिया के 4 नंबर टैक्सी स्टैंड के पास स्थित ऐतिहासिक मां मंगल चंडी मंदिर में शनिवार सुबह अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग मंदिर के पास स्थित पूजा समिति कार्यालय से शुरू हुई, जहां बड़ी मात्रा में कपड़े रखे थे। आग वेंटिलेटर के माध्यम से मंदिर परिसर तक फैल गई। मंदिर से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने शोर मचाया और तुरंत पुलिस व अग्निशमन विभाग को सूचना दी। झरिया पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही स्थानीय लोगों ने मंदिर समिति के सदस्यों के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया। आग से बजरंगबली और भगवान शिव मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। टाइल्स, बिजली वायरिंग, पंखे, बल्ब और मूर्तियां जलकर क्षतिग्रस्त हो गईं। पुजारी के अनुसार घटना में करीब 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा पास के दुर्गा भवन रूम में रखे डेकोरेटर के तिरपाल, बांस और कपड़े जैसे सामान भी जलकर खाक हो गए। हालांकि नुकसान का सटीक आंकलन अब तक नहीं हो सका है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। JPSC ने जारी किया वन क्षेत्र पदाधिकारी का मॉडल उत्तर।
झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 29 जून 2025 को आयोजित झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र के मॉडल उत्तर जारी कर दिए हैं। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से इन उत्तरों पर आपत्तियां एवं सुझाव मांगे हैं। जेपीएससी की मॉडल उत्तर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी यदि किसी उत्तर से असहमत हैं या सुधार का सुझाव देना चाहते हैं तो वे आयोग को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सूचित कर सकते हैं। मॉडल उत्तर जानने के लिए अभ्यर्थी जेपीएससी के होम पेज में रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर विज्ञापन संख्या 4/2024 पर जाएं और अगली पृष्ठ में सबसे आखिरी लिंक पर जाकर उत्तर की जांच कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की समीक्षा विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जाएगी और आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के बनेंगे रांची के 3 बस स्टैंड, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। 48 करोड़ 72 लाख स्वीकृत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरीकरण के काम में तेजी जाने के क्रम में राजधानी रांची के तीनों बस टर्मिनलों का राष्ट्रीय मानक के आधार पर आधुनिकता के साथ सुविधा युक्त नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने तीनों बस स्टैंड के लिए कुल लगभग 48 करोड़ 72 लाख रुपए की मंजूरी दी है। मंत्री ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार को बस टर्मिनल के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने का जुटकों को निर्देश दिया है। वर्तमान में बिरसा मुंडा बस टर्मिनल को छोड़कर आईटीआई और सरकारी बस डिपो की स्थिति खराब है। सरकारी बस डिपो वर्ष 1962 से 1970 के बीच का बना है, जो एकदम जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। आईटीआई बस स्टैंड भी पुराना है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री ने आईटीआई बस स्टैंड के लिए 24 करोड़ 77 लाख, सरकारी बस डिपो के लिए 20 करोड़ 19 लाख और बिरसा बस स्टैंड के लिए 3 करोड़ 76 लाख रुपए व्यय की मंजूरी प्रदान कर दी है। नई दिल्ली की परामर्शी संस्था मॉस एंड वॉइड ने तीनों बस स्टैंड का डीपीआर तैयार कर लिया है। प्रधान सचिव कुमार ने जुटको को जल्द से जल्द टेंडर निकालकर कार्य शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। वर्तमान में आईटीआई बस स्टैंड यात्रियों के लिए सुविधाएं नाम मात्र की है, लेकिन वर्तमान डिजाइन में यात्रियों की सुरक्षा के साथ सुविधा का हर ख्याल रखा गया है। ये कुल 3 एकड़ में बना है। 12,285 वर्ग मीटर उपलब्ध भूमि पर ग्राउंड फ्लोर पर 2,330 वर्ग मीटर पर टर्मिनल भवन बनेगा। प्रथम तल पर 880 वर्ग मीटर में निर्माण कार्य होगा। इसके अलावा ड्राइवर कैंटीन 145 वर्ग मीटर में बनेगा। बसों के मेंटेनेंस के लिए 245 वर्ग मीटर में शेड होगा। यहाँ एक बार में 2 बसों का रखरखाव हो सकता है। गार्ड रूम होगा। बसों एवं यात्रियों के आवागमन के लिए 2 स्लाइडिंग प्रवेश द्वार भी बनेंगे। यहाँ से बसों के परिचालन की अनुमानित समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक तय की गई है। सनद रहे यही समय अन्य बस टर्मिनल भी लागू रहेगा। 16 घंटा बसों का परिचालन होगा। यहाँ पर 13 बसों का 1-1 घंटे के अंतराल पर परिचालन होगा। इसमें आना जाना शामिल है। एसीबी को मिला सबूत, विनय चौबे ने किया नियम विरुद्ध कार्य, विनय सिंह और उनकी पत्नी को हुआ लाभ। एसीबी फिलहाल आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहते हुए वहां हुए 2 भूमि घोटालों की जांच कर रही है। पहला मामला सेवायत भूमि की नियम विरुद्ध खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है, जिसकी कांड संख्या 9/2025 है। ये मामला एसीबी ने जुलाई महीने में दर्ज किया था। इस केस में विनय चौबे के साथ उनके करीबी माने जाने वाले ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह आरोपी हैं। दूसरा मामला वन भूमि की नियम विरुद्ध खरीद बिक्री और म्यूटेशन का है, जिसकी कांड संख्या 11/2025 है। इस केस में विनय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और तत्कालीन सीओ अलका कुमारी के कबूलनामे के बाद आईएएस विनय चौबे की मुश्किलें बढ़ना भी तय माना जा रहा है। अपनी इस खबर में हम आपको बता रहे हैं कि दोनों ही मामलों में एसीबी की जांच में विनय चौबे और विनय सिंह की भूमिका को लेकर क्या बातें सामने आई हैं। एसीबी की अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि जिस सेवायत भूमि की खरीद बिक्री 23 लोगों को कर दी गई है, विनय चौबे ने डीसी रहते उसकी रजिस्ट्री का आदेश पारित किया था और इस कार्य के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र संख्या 1346 को हथियार बनाया जा रहा था। ये पत्र 15 मई 2010 को जारी हुआ था। एसीबी को ये भी जानकारी मिली है कि खास महल भूमि के मामले में हाईकोर्ट ने छोटा नागपुर नॉर्थ डिवीजन को ये स्पष्ट आदेश दिया था कि उक्त भूमि का ट्रांसफर किसी के नाम से ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दिया जाए। एसीबी की जांच में पाया गया कि सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों के द्वारा पद का दुरुपयोग हुए हजारीबाग जिला के अंतर्गत गैर मजरूआ खास जंगल किस्म की जमीन को भूमि माफिया से निर्गत कर अवैध तरीके से हासिल और जमाबंदी किए जाने का प्रत्यक्ष साक्ष्य पाया गया है। इसके साथ साथ विक्रेता और अन्य व्यक्ति भी धोखाधड़ी और मिलीभगत कर उपरोक्त जमीन का खरीद बिक्री में दोषी है।
रांची में गुलेल गैंग सक्रिय, एक ही रात में 12 ट्रकों से 5000 लीटर डीजल लूटा। रांची के खलारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुभाष नगर पेट्रोल पंप के पास गुरुवार की देर रात डीजल चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। करीब 15 से 20 की संख्या में आए गुलेल गैंग के अपराधियों ने सड़क किनारे खड़े 12 ट्रकों की टंकियों का लॉक तोड़कर करीब 5000 लीटर डीजल लूट लिया। पीड़ित चालकों के अनुसार घटना के दौरान ट्रकों से डीजल निकालते समय अपराधी लगातार गुलेल से पत्थर मारते रहे, जिससे कोई विरोध न कर सके। एक ट्रक चालक द्वारा विरोध करने पर उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी गई। वहीं एक अन्य चालक जब ट्रक लेकर भागने लगा तो अपराधियों ने उसका रिवॉल्वर तान दी। स्थानीय लोगों और ट्रक चालकों का कहना है कि पिछले 10 दिनों में ये तीसरी घटना है। खास बात यह है कि अपराधी हमेशा मंकी कैप पहनकर वारदात को अंजाम देते हैं और 2 से 3 4 पहिया वाहनों में आते हैं, जिससे सीसीटीवी में पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। चालकों ने यह भी बताया कि ये गैंग दुर्गा पूजा के समय से दोबारा सक्रिय हो गया है, जबकि पिछले वर्ष भी कई बार डीजल लूट की घटनाएं हो चुकी हैं। ट्रक ओनर एसोसिएशन के प्रशांत दुबे ने खलारी पुलिस से क्षेत्र में रात के समय नियमित गश्त बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए तो स्थिति और बिगड़ सकती है। बोकारो में शिक्षा की नई उड़ान, दिव्यांगों के लिए खुलेगा पहला कॉलेज। झारखंड की इस्पात नगरी बोकारो शिक्षा के क्षेत्र में एक और कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। सेक्टर 5 स्थित आशा लता केंद्र में 3 दिसंबर को बिहार और झारखंड के पहले दिव्यांग कॉलेज का शुभारंभ होगा। ये कॉलेज दिव्यांग विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आशा लता विकलांग केंद्र के फाउंडर डायरेक्टर BS जायसवाल ने बताया कि केंद्र के कई छात्र पहले ही SBI, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि 10वीं के बाद उचित मार्गदर्शन के अभाव में कई दिव्यांग विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में छूट जाती थी। इस कमी को दूर करने के लिए ये कॉलेज शुरू किया जा रहा है। आशा लता विकलांग स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज की घोषणा के बाद से छात्रों और अभिभावकों में खुशी की लहर है। पूरी तरह से दान पर आधारित ये संस्थान दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा। कॉलेज में सुसज्जित प्रयोगशाला, पुस्तकालय और प्रोफेसरों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है। इस अनूठी पहल की सफलता अब सरकार के सहयोग पर निर्भर है। सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि सरकार इस नेक कार्य में कितनी भागीदारी निभाएगी। ये कॉलेज न केवल बोकारो बल्कि पूरे बिहार और झारखंड के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करेगा। पोस्टर के साथ स्वदेशी अभियान की शुरुआत, बाबूलाल मरांडी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान एक दूसरे के पूरक। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से राज्य भर में जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेश भाजपा कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पोस्टर लॉन्च कर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अधिक से अधिक अपने की अपील की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा अभियान के प्रदेश संयोजक एवं महामंत्री मनोज कुमार सिंह ने राज्य भर में शुरू किए जा रहे स्वदेशी अभियान का स्टिकर, पोस्टर, पंपलेट, नोटपैड, संकल्प पत्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान एक दूसरे के पूरक हैं। स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देकर स्वदेशी उत्पादों को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर भारत का प्रत्येक नागरिक देश को 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने में बड़ा योगदान दे सकता है। उन्होंने अभियान के मंत्र हर घर स्वदेशी को अपनाकर इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत का प्राचीन इतिहास गौरवशाली, वैभवशाली रहा है। 125 ईसा पूर्व मौर्य काल में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था। विश्व की GDP के भारत का योगदान 33% था। 16वीं सदी तक भारत विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी 24.4% GDP की भागीदारी के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था। लेकिन गुलामी की लूट खसोट ने 1947 तक विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की GDP की भागीदारी 4% पहुंच गई। रांची में चल रहा है धर्मांतरण का खेल, आदिवासी संगठनों में आक्रोश, रैली का किया आह्वान। झारखंड में धर्मांतरण का मामला गहराता जा रहा है। आदिवासी समाज से जुड़े कई संगठन अब इसके विरोध में मुखर होने लगे हैं। आदिवासी संगठनों ने इसके विरोध में 23 नवंबर 2025 को रैली निकालने की घोषणा की है। संगठनों की ओर से कई तरह की दलीलें पेश की जा रही हैं। खास बात है कि झारखंड में धर्मांतरण रोकने के लिए तत्कालीन रघुवर सरकार ने झारखंड धर्म स्वातंत्र विधेयक 2017 पारित कराया था। अब सवाल है कि कानून के होने के बावजूद अवैध तरीके से धर्मांतरण कैसे हो सकता है।
जनजातीय सुरक्षा मंच की महिला प्रमुख अंजलि लकड़ा और झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के अध्यक्ष मेघा उरांव ने धर्मांतरण के मसले को उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि झारखंड में जोर शोर से गरीबों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसके लिए आदिवासी महिलाओं को टारगेट किया जाता है। उनकी बीमारी को ठीक करने के नाम पर बरगलाया जा रहा है। इसी वजह से रांची के नामकुम क्षेत्र के चांद गांव की डेमोग्राफी बदल गई है। कहा जाता है कि धर्मांतरण करने वाले लोग धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि मन परिवर्तन करते हैं। अंजलि लकड़ा और मेघा उरांव का कहना है कि आदिवासियों की बीमारी और गरीबी की आड़ में धर्म परिवर्तन कराकर लोग आरक्षण का दोहरा लाभ ले रहे हैं। पहले लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार में साल में 1 या 2 बार एक सभा होती थी, लेकिन अब अलग अलग इलाकों में सप्ताह में 2-2 बार सभा किया जा रहा है। महुआडांड में तो सिर्फ 1-2 आदिवासी परिवार बच गए हैं। ज्यादातर ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। इसमें प्रशासन से लेकर राजनीतिक क्षेत्र के लोग शामिल हैं। इसकी वजह से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। धर्मांतरण के सभा के नाम जरिए 5वीं अनुसूची के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। देवघर नगर निगम में परिश्रम का प्रतिफल अधर में, सफाई कर्मियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। देवघर नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों साफ सफाई का काम प्रभावित है। शहर को रोजाना चमकाने वाले सफाई कर्मी स्वयं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। नगर निगम की कार्यशैली से शुद्ध सफाई कर्मियों ने साफ कहा है कि वे हर पर्व त्योहार पर शहर को स्वच्छ बनाते हैं, लेकिन उनके परिश्रम का उचित प्रतिदान अब तक नहीं मिला। कर्मचारियों ने बताया कि देवघर नगर निगम को एक बार फिर 15 अक्टूबर तक का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान उनके पीएफ, ईपीएफ से जुड़ी बकाया राशि के भुगतान का आश्वासन दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों को अब इन आश्वासनों पर भरोसा नहीं है। सफाई कर्मियों का कहना है कि श्रावणी मेले के दौरान भी इसी प्रकार का वादा किया गया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी वेतन और भत्तों की राशि अटकी हुई है। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि दुर्गा पूजा और अब दीपावली के निकट आने के बावजूद उनकी जेब खाली है। इस विषय पर नगर आयुक्त रोहित सिन्हा से बात की तो उन्होंने बताया कि वे सफाई कर्मियों की समस्याओं से भलीभांति अवगत हैं। उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग को इस मामले में विशेष आग्रही भेजा गया है ताकि सफाई कर्मियों का बकाया भुगतान शीघ्र किया जा सके। नगर आयुक्त ने कहा, मेरे स्तर से सदैव यही प्रयास रहा है कि सफाई कर्मियों की मांगों का समाधान प्राथमिकता से हो। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनकी फाइलों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आशा है कि बहुत जल्द उनका मेहनताना उन्हें प्राप्त होगा। जीटी रोड औरा पर ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड औरा के पास शनिवार की सुबह 10 बजे मालवाहक ट्रक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में स्कूटी सवार बुजुर्ग पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के क्रम में पति हनीफ की मौत हो गई, पत्नी कालिमा गंभीर रूप से घायल है। इसके पूर्व घटना के बाद आसपास के लोगों ने इलाज के लिए दोनों जख्मी को बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। वहां जांच के बाद चिकित्सक ने पति को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी पत्नी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अन्यत्र रेफर कर दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग से जुड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल मयंक सिंह को जमशेदपुर जेल में किया जाएगा शिफ्ट। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को जल्द ही जमशेदपुर के घागीडीह सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इस संबंध में जेल आईजी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। मयंक सिंह वर्तमान में रामगढ़ जेल में बंद है, लेकिन सुरक्षा कारणों से जेल प्रशासन ने उसे वहां रखना जोखिम भरा माना। इसके बाद प्रशासन ने उसे अति सुरक्षित घागीडीह जेल में शिफ्ट करने की सिफारिश की, जिसे जेल आईजी ने मान लिया और प्रक्रिया शुरू कर दी है। मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर झारखंड लाया गया था। वो विदेश से गिरफ्तार होने वाला झारखंड का पहला अपराधी है जिसकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रत्यर्पण के बाद उसे रामगढ़ जेल में रखा गया था, लेकिन अब उसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से उप कारा से केंद्रीय कारागार में शिफ्ट किया जा रहा है। मयंक सिंह राजस्थान का रहने वाला है और वो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमन साफ के साथ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। पिछले 5 सालों तक पुलिस को ये नहीं पता था कि मयंक सिंह का असली नाम क्या है, लेकिन एटीएस की टीम ने कई प्रयासों के बाद उसकी पहचान सुनील मीणा के रूप में की। मयंक मलेशिया में बैठकर भारत में गैंग संचालन कर रहा था और सोशल मीडिया के जरिए अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। झारखंड पुलिस के मुताबिक मयंक सिंह के खिलाफ राज्य भर में 48 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से अधिकांश मामले हजारीबाग जिले में हैं। इसके अलावा रांची, रामगढ़, पलामू और गिरिडीह जिलों में भी उसके खिलाफ मामलों की भरमार है।
डीजल जनरेटर सेटों के लिए नए नियम, 70% कम करें हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन, नहीं तो होगी कार्रवाई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डीजल पावर जनरेटिंग सेट इंजनों के लिए नया नियम जारी किया है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना है। नए नियम के मुताबिक 800 किलोवाट या 1000 केवीए के ऊपर के डीजल पावर जनरेटिंग सेट इंजनों के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में न्यूनतम 70% कमी की जाए। साथ ही इसका जांच भी किया जाए। इस आदेश को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अनुपालन करने को कहा है। यह आदेश अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 6 महीने के भीतर पालन किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर बोर्ड वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। रांची के दीपावली मेले में गांव ने खींचा सबका ध्यान। झारखंड की परंपरा और संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में दीपावली की रौनक इस बार कुछ अलग ही है। झारखंड ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन द्वारा 9 से 13 सितंबर तक आयोजित दीपावली मेला में इस बार कुछ ऐसा है जो हर आगंतुक के दिल को छू रहा है। एक गांव जो परंपरा, संस्कृति और सादगी की खुशबू से सराबोर है। मेले के बीचों बीच एक गांव बसाया गया है जहां मिट्टी की दीवारें हैं, खपरेल की छतें हैं, दीवारों पर पारंपरिक सोहराय पेंटिंग सजी हैं और आसपास गूंज रही है लोक गीतों की मधुर ध्वनि। ये गांव असल नहीं है, लेकिन इसकी आत्मा सजीव है। ये उस झारखंड का प्रतीक है जो अपनी मिट्टी, मेहनत और परंपरा से पहचाना जाता है। इस छोटे से गांव के माध्यम से आयोजकों ने झारखंड के ग्रामीण जीवन की सुंदरता, संघर्ष और आत्मनिर्भरता को बखूबी प्रदर्शित किया है। मिट्टी के घर, बांस की बाड़, चरखे और खेत खलिहान का दृश्य देख ऐसा लगता है मानो हम किसी गांव की गलियों में चल रहे हों। यहाँ दर्शाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस तरह अपनी मेहनत से जीवन चलाते हैं, आर्थिक रूप से कैसे आत्मनिर्भर बनते हैं और अपने परिवेश के साथ तालमेल बिठाकर प्रकृति से जुड़ाव बनाए रखते हैं। दीपावली के ठीक पहले ये गांव सज धज कर तैयार है। मिट्टी के घरों पर सफेदी की गई है, दीवारों पर रंगोली और पारंपरिक चित्र बने हैं। महिलाएं अपने हाथों से दिए सजा रही हैं, बच्चे उत्साह में घरों के बाहर झिलमिलाती झालरें टांग रही हैं। ये दृश्य बताता है कि दीपावली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि परंपरा, एकता और खुशी का उत्सव है। मेले का ये ग्रामीण कोना सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि एक संदेश भी है कि आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। आयोजक चाहते हैं कि शहरी बच्चे भी समझें कि झारखंड का असली सौंदर्य सिर्फ मॉल और इवेंट्स में नहीं, बल्कि उसके गांवों में, उसकी मिट्टी और मेहनत कश लोगों में बसता है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।